जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। जो भी दोस्त अ, इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने जो आपको अगले वीडियो में जो पढ़ाया था वो किस तरीके से बंगाल में पहला गवर्नर आया था और किस तरीके से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वायसराय किस तरीके से आए, उससे अगला वाला पार्ट हमारा होने वाला है ये दोस्तों। थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ मैं। जो बंगाल का पहला जो गवर्नर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि दोस्तों 1757 में आया था। 1757 से 1760 तक रहा था। फिर दोबारा से भी आया था यह, जो कि 1765 में आया था फिर, और 1765 से 1767 तक रहा था बंगाल का गवर्नर। फिर इसके बाद दोस्तों बंगाल का गवर्नर इसके बाद जो नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर बन के आया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर बना था। बंगाल का गवर्नर बनने के बाद दोस्तों ये फिर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। यहाँ पर 2 साल तक, यहाँ पर 1 साल तक ये बंगाल का गवर्नर बन के रहता है वारेन हेस्टिंग्स। फिर इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके बाद जो भारत का नेक्स्ट जो आया था जिसका नाम था बेंटिंग। ये दोस्तों बंगाल का बेंटिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल था। और जो कि इसका शासन की बात कर रहे हैं, यह 1828 से लेकर 1835 तक इसका शासन रहा था। फिर 1833 में एक अधिनियम आया था जिसके तहत यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया का गवर्नर। ईस्ट यानी कि इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है बेंटिंग। फिर इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बन के रहे थे कुछ नेक्स्ट जो अंग्रेज आए थे। फिर इसके बाद बेंटिंग के बाद कैनिंग आता है दोस्तों। इसके बाद जब आया था कैनिंग, कैनिंग की बात करते हैं तो यह 1856 में भारत में आया था भारत का गवर्नर जनरल बन के। फिर जब 1857 की क्रांति होती है तो 1858 में एक अधिनियम आता है। उस अधिनियम के तहत इसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत का वायसराय बन जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव था जो कि बंगाल का गवर्नर बना। फिर बंगाल का गवर्नर ये बना था। फिर जो अंतिम बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था। फिर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत यह बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर बेंटिंग होता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। फिर इसको 1833 के अधिनियम के तहत इंडिया का गवर्नर, भारत का, पूरे भारत का, इंडिया का यानी कि गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड, यानी कि कैनिंग आता है। कैनिंग को 1858 के अधिनियम के तहत इसको भारत का वायसराय बना देते हैं। फिर इसके आगे जो आने वाले अंग्रेज थे वो सब वायसराय थे। और इसी कैनिंग के तहत मैंने आपको बताया था कि आईपीसी आईपीसी की लागू किया गया था, जिसे इंडियन पीनल कोड कहते हैं। इसके तहत किसी भी अपराध के लिए सजा का वर्णन किया जाता है आईपीसी में। इसमें बताया गया है कि दोस्तों किस अपराध के लिए क्या सजा है। इस तरीके से ये आईपीसी इसी के टाइम पर आई थी। और बात करते हैं इनकम टैक्स भी इसी के टाइम पर लागू किया गया था दोस्तों। और जो पुनर्विवाह का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो डलहौजी के टाइम पर किया गया था। पर लॉर्ड कैनिंग यानी कि जो कैनिंग वायसराय था, इसके टाइम पर पुनर्विवाह का अधिनियम लागू किया जाता है।
इससे आगे वाले जो वायसराय थे उनमें से नेक्स्ट जो है वो है मेयो। हम मेयो के बारे में पढ़ते हैं। इसका शासनकाल जो था 1869 से लेकर 1872 तक था। और इसी ने भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की, जिसे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। और मेयो के ही टाइम पर पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी, जो कि 1872। अनियमित क्या थी कि दोस्तों, ये अनफिक्स थी, ये फिक्स नहीं थी। यानी कि ये फिक्स नहीं थी, यह जनगणना यानी कि एक साल पर हुआ करती थी। एक साल पर ये हुआ करती थी, ये फिक्स नहीं थी, अनियमित थी। इसके बाद जब जो नेक्स्ट वायसराय आया था भारत का बनकर, उसका नाम है लिटन। क्या नाम है? लिटन। अगर मैं मेयो की आपको बताता हूँ, अगर इसकी जो हत्या की गई थी वो अंडमान निकोबार की एक जेल थी दोस्तों, उस वहाँ पर इसकी हत्या हुई थी, जो कि शेर अफगानी के द्वारा की गई थी। और इसको जो दफनाया गया था वो आयरलैंड में इसको दफनाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वायसराय भारत में आया था उसका नाम है लिटन, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक इसका शासनकाल चला था। और लिटन के टाइम पर ही 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। दोस्तों इसकी बात करते हैं, दिल्ली दरबार क्या होता है। जैसे कि जो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, उनके जब ये भारत में आते थे, यानी कि इंडिया में या भारत में जब आते थे, तो इनका एक भव्य स्वागत किया जाता था, बहुत तो जोर शोर से स्वागत किया जाता था। तो उसी को हम कहते हैं कि दिल्ली का दरबार लगना। यानी कि दिल्ली का दरबार लगाना लगना कि जो ब्रिटेन के राजा आते थे उनका स्वागत करना, इसी को दिल्ली का दरबार कहा गया था, जो कि 1877 में लगा था। और इसी के टाइम पर, लिटन के टाइम पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। ये दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके तहत जो भी भारत के समाचार पत्र हुआ करते थे, जो कि भारत के समाचार पत्र हुआ करते थे, उनमें जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो कि भारत भारत के लोगों का शोषण किया जा रहा था, और जो भी उन पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, वो इन अखबारों में छप जाता था, तो भारत की जनता को पता चल जाता था। इसलिए और यह सब ये छपता था, जो कि ये समाचार पत्र था, ये इनकी क्षेत्रीय भाषा में ही छपता था, यानी कि भारतीय भाषा में यह छपता था समाचार पत्र। तो यह भारत के कोने कोने तक पहुंच जाया करता था, और जो भी अंग्रेज भारतीयों के साथ गलत कर रहे हैं वो सब लोगों को पता चल जाता था। लेकिन वर्नाक्यूलर एक्ट, यह जो यह इस पर लगाया लागू किया गया था। इसके तहत ये अंग्रेजी जो भी समाचार पत्र थे इन सबको समाप्त कर दिया गया, और अंग्रेजी भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे उस पर यह लागू नहीं हुआ था। इन पर लागू हुआ था क्षेत्रीय भाषाओं पर छपने वाले जो भी समाचार पत्र थे, पर जो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र थे उन पर लागू यह नहीं हुआ था। इस पर लागू हुआ था, इस पर लागू नहीं हुआ था। अंग्रेजी समाचार पत्र जो छपते थे उस पर लागू नहीं किया गया। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? जो कि जो भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र जो छपते थे उस पर यह लागू किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। फिर इसके बाद में जो इसी के टाइम पर भारतीय शस्त्र अधिनियम आया, जो कि 1878 में आया था। इसके तहत इसके तहत जो भी भारतीयों के पास जो भी बंदूकें हुआ करती थी, उन बंदूकों को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि ये सोच के किया गया था कि जो कि इससे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसमें सभी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये फिर दोबारा से ऐसी घटना को नहीं होना चाहते थे। इसी की वजह से इन्होंने क्या किया कि सभी भारतीयों के बंदूकें जो भी असला थे उनको जब्त कर लिया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत। और इसी लिटन के टाइम पर एक सिविल सेवा परीक्षा में जो भारतीयों की उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों इसलिए किया गया था कि ये लिटन खुद नहीं चाहता था कि कोई भी भारतीय बच्चा सिविल सेवा की परीक्षा में पास कर सके और इन अंग्रेजों का मतलब बराबरी नहीं करे। तो इसलिए इसने क्या किया, जो बच्चों की उम्र हुआ करती थी 21, जो भारतीयों की जो उम्र हुआ करती थी 21, उसको इसने 19 कर दिया। और 19 वर्ष तक कोई बच्चा इतनी जल्दी इस सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सकता था।
आज के टाइम पर आप कह सकते हो इसे यूपीएससी। यूपीएससी जो आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस जो बनते हैं वो पहले इसी सिविल सिविल सेवा परीक्षा से बनते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वायसराय आया जो कि 1880 से लेकर 1884 तक इसका शासन चला था। और इसी रिपन जिसका नाम है रिपन, और रिपन को ही भारतीय समाज का उद्धारक कहा गया, जो कि दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कहा गया था। इसको इसलिए इस भारतीय समाज का उद्धारक कहा गया था कि इसके टाइम पर कई अच्छे काम हुए थे। इसके समय पर भारतीयों के हित के लिए कई अच्छे काम हुए, जैसे कि उनमें से एक कारखाना अधिनियम आया जो कि 1881 में आया था। और इसमें जो भी छोटे बच्चे यानी 7 वर्ष के जो बच्चे हुआ करते थे उनको इस कारखानों में काम करने के लिए मना कर दिया गया था कि आप कोई भी कारखानों में काम नहीं करोगे। और और जो 14 वर्ष के बच्चे हुआ करते थे वो उन पर थोड़ा 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 काम करना है। अगर वो 14 वर्ष के बच्चे हैं उन पर सिर्फ थोड़ा काम करवाया जाएगा, 7 वर्ष के बच्चों पर कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। इसलिए आप इसको कह सकते हो ये गुड पॉइंट था भारतीयों के लिए। और इसी के टाइम पर प्रथम नियमित जनगणना हुई थी जो कि 1881 में शुरुआत हुई थी इसकी, और यहीं से 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना स्टार्ट होती है। और इसके टाइम पर ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया गया था, जो कि दोस्तों लिटन के टाइम पर आया था और लागू किया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसने ख़त्म कर दिया 1882 में। इसने सभी समाचार पत्रों को समान अधिकार दे दिए थे। जो भी अधिकार थे सभी समाचार पत्रों को, चाहे वो हमारी भारतीय भाषा में हो चाहे वो इंग्लिश की अंग्रेजी भाषा में हो, उनको सभी को समान अधिकार इसके टाइम पर रिपन के टाइम पर दिए गए थे। और इसके टाइम पर एल्बर्ट बिल आया 1883 में, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि भारतीय जज जो थे वो अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। इससे पहले जो भी अगर अंग्रेजी सैनिक है, जो भी अंग्रेजी कर्मचारी है, उसका मुकदमा सिर्फ अंग्रेज ही लोग सुनते थे। इससे पहले जो भी अंग्रेज अगर कुछ भी गलती करता है भारत में तो इसका जो मुकदमा हुआ करता था तब वो सिर्फ अंग्रेज सुनते थे। जब यह एल्बर्ट बिल आ गया तो इसके तहत भारतीय भी जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनने लगे। और रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था, जो कि 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करता है। स्थानीय स्वशासन से आप मतलब समझ सकते हो कि पंचायत व्यवस्था को जो लागू करने का श्रेय जाता है वो रिपन को ही जाता है कि पंचायत की व्यवस्था को किस तरीके से चालू करना, किस तरीके से चलाना है। और इसी के टाइम पर रिपन के टाइम पर हंटर कमीशन 1882 में इसका गठन किया गया था। रिपन के बाद जो नेक्स्ट वायसराय भारत में आता है उसका नाम है डफरिन। इसका जो शासनकाल चला था 1884 से लेकर 1888 तक। और डफरिन डफरिन के ही टाइम पर कांग्रेस का गठन होता है जो कि 1885 में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो वायसराय भारत का बनकर आता है जिसका नाम है लैंसडाउन। और लैंसडाउन का जो शासन था वो 1888 से लेकर 1894 तक था। इसके टाइम पर दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 1891 में। और डूरंड लाइन खींची गई इसी के टाइम पर लैंसडाउन के टाइम पर 1893 में। और इसी ने दोस्तों अखंड भारत के जो टुकड़े स्टार्ट करना शुरू किया था वो इसी के टाइम से हुआ था, लैंसडाउन के टाइम पर। जब वो भारत की जो सीमा थी, भारत की सीमा जो भारत अफगानिस्तान से लगती थी, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में इसने डूरंड लाइन खिंचवा दी। आज के टाइम पर आप कह सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पर स्टार्ट में ये जो 1893 में ही ये दोस्तों अफगानिस्तान भारत से अलग डिवाइड हो गया। और इसके टाइम पर ही अखंड भारत टूटने लगा था। अगर बात करते हैं कि जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत 1935 अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया भारत से। और फिर इसके 10 साल बाद दोस्तों 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से। पाकिस्तान जो बना था पहले वो एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हुआ था। और ईस्ट पाकिस्तान को आज आप कहते हो बांग्लादेश, यह 1971 में अलग हो जाता है, जो कि भारत की मदद से इसको बांग्लादेश बनवा दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये अखंड भारत टूट जाता है, जो कि लैंसडाउन ने शुरुआत की थी इसकी। इसके बाद जो नेक्स्ट वायसराय होता है वो कर्जन होता है। इसका शासन की बात करते हैं तो 1898 से 1905 तक इसका शासन रहता है। और कर्जन को ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो बीज बोए थे,
हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बीज बोए जो दोस्तों लड़ाई झगड़े का जो वो इसका श्रेय करजन को ही जाता है। एक ये करजन था और ये मिंटो था। करजन और मिंटो। और एक दोस्तों मेयो और था। मिंटो हो गया, मेयो मार्ले था। एक करजन और एक मार्ले और एक मिंटो। जो मार्ले जो था दोस्तों वो आपका राज सचिव भी होता है आगे चलकर। तो इन तीनों ने ही वार्तालाप की और इन्होंने कहा था कि भारत को सांप्रदायिकता के इस आधार पर बांट देते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिमों को अलग, यानी कि हिंदू नेताओं को अलग और मुस्लिम नेता अलग, इस तरीके से अपने अपने शासन को चलाएं। तो ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का जो काम कर रहे थे, सोच रहे थे, वो करजन और मार्ले और मिंटो सोच रहे थे। और यहीं से दोस्तों जो हिंदुओं के बीच में और मुस्लिमों के बीच में जो लड़ाई और झगड़ाओं का जो काम किया गया था, वो करजन के ही टाइम से स्टार्ट हुआ था। और इसी ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। और इसके टाइम पर पुलिस आयोग की स्थापना होती है 1902 में, जिसके अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसने प्राचीन स्मारक की सुरक्षा के लिए कानून प्रस्तुत किया जो कि 1904 में किया गया था। करजन के टाइम पर दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में होता है। और जब बात करते हैं इसी के टाइम पर रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। और रेलवे की जो पटरियां होती हैं इनका जो बिछाने का जो काम किया था वो करजन ने ही किया था। इसके टाइम पर बहुत सारे रेलवे सबसे ज्यादा पटरियों को बिछाया गया था वो करजन के टाइम पर बिछाया गया था। सबसे ज्यादा जो पटरी बिछाई गई थी रेलवे की वो करजन के टाइम पर बिछाई गई। और एक्चुअली में जो दोस्तों ये रेल जो लाए थे, रेल की व्यवस्था ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं लाए थे। ये लोग जैसे डलहौजी जब लाया था तो यह बस इसलिए लाए थे यहाँ पर ये रेल की व्यवस्था, क्योंकि ये भारत से अपना सामान ले जाना चाहते थे या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। और इनका कोई पर्पज नहीं था ये, क्योंकि इनको आसानी रहे ट्रेन में सामान को ले जाना ढोना। और ये भारतीयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी इसकी ट्रेन के लिए। ये अपने को अपना सामान ढोने के लिए जो आसान सुविधा जो थी वो इनको एक ट्रेन का माध्यम ही दिखा, इसलिए इन्होंने ट्रेन की शुरुआत की थी। इसके बाद जो करजन के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो वायसराय आया उसका नाम है मिंटो दुत्ती। इससे पहले दोस्तों मिंटो एक और आया था जिसकी मैंने आपको बात की थी। इससे पहले मैंने आपको मिंटो के प्रथम के बारे में बता दिया था। मिंटो द्वितीय जो था इसका शासन जो चला था वो 1905 से लेकर 1910 तक इसका शासन चला था। और नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसके टाइम पर जो जो घटनाएं हुई थी वो उसमें से एक मुस्लिम लीग 1906 में गठन किया गया था। मुस्लिम लीग का यहाँ पर मिंटो द्वितीय के टाइम पर स्थापना हो गई थी और यहीं पर कांग्रेस में फूट टल गई थी। 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस के नरम दल के नेता और गरम दल के नेता आपस में बट जाते हैं। यहाँ पर ये नरम दल के नेता गरम दल के नेता आपस में बट जाते हैं दोस्तों। नरम दल के वो हुआ करते थे जो सोचते थे कि कोई भी काम आज नहीं तो कल तक हो जाएगा, वो उसमें बिलीव रखते थे। और गरम दल के दोस्तों नेता जो थे वो एक अग्रेसिव रूप से किसी ना किसी काम को करवाते रहते थे। अग्रेसिव रूप में अग्रेसिव रूप से कहते थे, यानी कि ब्रिटिश कुछ नहीं करेगी, हमको ही करना पड़ेगा, उस वो भी अग्रेसिव रूप से करना पड़ेगा। वो इस तरीके के नेता थे। वो गरम दल वाले थे। नरम दल वाले एक तरीके से कह सकते हैं अपना आंदोलन चला के भूख हड़ताल करके आराम से करते थे। और न गरम दल में दोस्तों ये उग्र उग्र टाइप के रहते थे, कुछ भी हो हमला करो, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसी के टाइम पर 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। मार्लो मिंटो अधिनियम के बाद ये मार्ले जो था दोस्तों ये आपका राज्य सचिव था और यह आपका वायसराय था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो वायसराय आया था वो हार्डिंग द्वितीय आया था। हार्डिंग द्वितीय से पहले जो हार्डिंग प्रथम था इसने नरबली की रोक लगाई थी। हार्डिंग प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया था जब। और हार्डिंग द्वितीय का जो शासन था वो 1910 से लेकर 1916 तक चला था इसका शासन। और इसके टाइम पर जो घटनाएं घटी थी उनमें से सबसे पहले तो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में। और यहीं पर दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी कि दिल्ली राजधानी होगी भारत की। पर लेकिन 1911 में राजधानी घोषित हुई थी और इसको जब बनाया गया था
स्थानांतरित किया गया था, वो 1912 में इसको स्थानांतरित किया गया। और इसी के टाइम पर हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर गांधी जी भारत वापस आए थे, जो कि 9 जनवरी 1915 को। इसी को हम प्रवासी दिवस के नाम से भी मनाते हैं। और हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। और इसी के टाइम पर BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1916 में होती है, जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। ये दोस्तों सब लोगों से, आसपास के जो भी राजा थे उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, उन रुपयों से ये एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसका नाम है BHU। और इसमें जो सबसे ज़्यादा चंदा जो दिया था वो राजा गंगा सिंह ने दिया था। उस टाइम के ये बहुत ही दानी थे। हार्डिंग द्वितीय के बाद जो वायसराय आया था भारत में, वो चेम्सफोर्ड आया था। इसकी बात करते हैं। इसके जो शासन था वो 1916 से लेकर 1911 तक था, 1921 तक था। चेम्सफोर्ड के टाइम पर जो घटनाएं हुई थी, उनमें से एक सबसे पहले लखनऊ पैक्ट एक्ट आया 1916 में। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो एक गरम दल के नेता थे जिनका नाम था, सॉरी दोस्तों, नरम दल के जो नेता थे फिरोज शाह मेहता, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद यहाँ पर लखनऊ पैक्ट एक्ट में नरम दल और नरम दल, गरम दल और दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग, ये तीनों आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता भी है कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम किस अधिवेशन में एक साथ हुए थे, जो कि लखनऊ पैक्ट एक्ट 1916 में हुआ था। उस टाइम पर ये तीनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। और इसी के टाइम पर दोस्तों खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो कि 1924 से चला था। 1919 से चला था, 1924 में इसको समाप्त कर दिया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दो सही, जिनमें से एक शौकत अली थे दोस्तों। शौकत अली शौकत अली दोस्तों इसका नेतृत्व संभाल रहे थे। और जो कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, वो तुर्की का जो खलीफा पद है उसकी पुनः स्थापना के लिए समर्थन करना करना चाह रहे थे। लेकिन 1924 में एक तानाशाह आया था जिसका नाम था कमल पाशा, वो उसने 2400 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया था। उसके तहत इस खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया था। इसके जब बाद इसके बाद की बात है, इसके टाइम पे दोस्तों जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये दोस्तों क्यों हुआ था? जब जब रोलैक्ट एक्ट आया था 1919 में, इसका विरोध करने के लिए अमृतसर में एक जलियांवाला बाग एक जगह, वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई। और यहाँ पर ही दोस्तों एक जो आर डायर था उस टाइम का ये ब्रिगेडियर था। इसने इस पर गोली चलाई, जो कि जलियांवाला बाग में जो भी जितनी भी भीड़ थी। तो आर आर डायर ने दोस्तों यहाँ पर गोली चलाना शुरू किया, तो यहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु थी। और जो आर डायर था वो दोस्तों पंजाब का ब्रिगेडियर था। जो ओ डायर था वो पंजाब का एक लेफ्टिनेंट था। तो यहाँ पर ओ डायर ने नहीं यहाँ पर गोली चलाई थी, आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस तरीके से ये दोस्तों जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहते हैं इसको। और रोलेक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इसको हम काला कानून कहते थे। काला कानून इसमें कहा गया था, ना तो कोई अपील होगी, यानी कि इस पे शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस तरीके का रोलेक्ट एक्ट था कि इस पे कोई किसी पे अगर शक हो रहा है तो उसके आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसको बिना अपील बिना अपील और बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। रोलेक्ट एक्ट को दोस्तों बिना अपील, ना कोई अपील होगी ना कोई दलील होगी, और बिना वकील के बिना इसको रोलेक्ट एक्ट कहा गया था। यह जो एक्ट था वो बिना अपील के था। बिना अपील और बिना दलील और बिना वकील का यह रोलेक्ट एक्ट था। इसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, ना तो इसमें अपील सुनी जाती और ना ही दलील, और ना ही इसमें कोई वकील कोई रख सकता था। इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। और दोस्तों चेम्सफोर्ड के टाइम पर असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि 1920 से प्रारंभ हुआ था। और इसके टाइम पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था।
चंपारण आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी ने बिहार में स्टार्ट की थी। इसमें दोस्तों ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था, ये तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए हुआ था, जो कि उस टाइम पर नील की खेती उगाई जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो वायसराय था वो रीडिंग था, जिसका शासन 1921 से चलता है 1926 तक, और इसी के टाइम पर 4 फरवरी 1922 में चोरी चारा चोरी चोरा कांड की एक घटना होती है, जिसको जो कि गोरखपुर में होती है दोस्तों। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। और ये असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी ने सबसे जो भी भारत के लोग थे जो उस टाइम पर उनसे उनसे कहा था कि हम आपको एक साल के अंदर आपको स्वराज दिलवा देंगे। इस तरीके से स्वराज दिल लेने के चक्कर में यहाँ पर दोस्तों ये बहुत सारे जो भी जैसे कि बहुत बहुत लोगों ने अपने व्यवसाय छोड़ दिए थे। जैसे कि ये जो वकील थे उन्होंने वकील हुआ करते थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, और किसान हुआ करते थे उन्होंने अपनी खेती छोड़ दी, छात्र वर्गों ने अपनी मतलब शिक्षा लेना छोड़ दिया। इस सब इनके सपोर्ट में आ गए महात्मा गांधी के कि हमको स्वराज मिल जाएगा। लेकिन जब ये बिना बताए किसी को अपना असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं, तो फिर ये सब आपस में सब सब अपनी इनसे सवाल करते हैं महात्मा गांधी से। तो इस तरीके से कुछ जो नेता थे वो जो इनमें से जो नेता थे दोस्तों, वो अपनी स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1933 में, जो कि असहयोग आंदोलन में सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से एक मोतीलाल नेहरू थे और एक चित्तरंजन दास थे। इन दोनों ने मिलकर इस स्वराज पार्टी की स्थापना की। और जो दोस्तों शिक्षा वर्ग के यानी कि छात्र वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने एचआरए का गठन किया, जो कि जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं। और 1924 चौबीस में एचआरए की स्थापना होती है, जो कि योगेश चंद्र चटर्जी और जो सचिन चंद्र जो सान्याल थे, और व्योमेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों ने दोस्तों एचआरए का गठन की स्थापना की थी। और रीडिंग के टाइम पर काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 में। अभी भारत सरकार ने इसको कांड जो कि ये काकोरी कांड की जगह काकोरी एक्शन नाम कर दिया है, जो कि 9 अगस्त 1925 में हुई थी। ये दोस्तों जब काकोरी कांड को जो अंजाम दिया था, वो आप वो आपका अशफाक उल्ला खां थे एक। जब काकोरी कांड जब हुआ था दोस्तों, जब एक ट्रेन थी जो कि सहारनपुर से लखनऊ की लखनऊ के लिए आ रही थी, तो इस ट्रेन में बहुत सारा खजाना आ रहा था। और उस टाइम पर जो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो उनके पास धन की कमी थी, तो उन लोगों ने इस ट्रेन को लूटना समझा। इस ट्रेन में खजाने को लूटने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, जिनमें से सबसे पहले जो अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाड़ी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल भी थे। इन लोगों ने दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग जब लूट भी लेते हैं, फिर ये बाद में दोस्तों पकड़े भी जाते हैं, इनमें से फांसी भी होती है इन लोगों को। इस तरीके से इसको काकोरी कांड कहा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वायसराय आया था इरविन, जो कि 1926 से लेकर और 1931 तक इसका शासन चला था। और इरविन के टाइम पर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, जो कि 1930 से लेकर 1934 तक चला। इसी के टाइम पर साइमन कमीशन आता है। 1928 में भारत में आया था, जो कि 1919 में जो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, और भारत में 1928 में पहुंचा था। साइमन कमीशन का ही विरोध करने के कारण उसमें जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, वो मारे जाते हैं। और इरविन के टाइम पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। इस टाइम पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ करता था, वो ब्रिटेन में हुआ करता था। ब्रिटेन में दोस्तों एक राउंड शेप में एक टेबल हुआ करती थी, यहाँ पर लोग बैठते थे और अपनी चर्चाएं करते थे। इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो मैकडोनल्ड थे,
और इस सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी इसमें भाग नहीं लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर भाग नहीं लेता है, क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको संभाल रहे थे। इसलिए यहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं पहुंचा, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था। मैकडोनल्ड यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट जो गवर्नर आया था वेलिंगटन दोस्तों, इसका शासन 1931 से 1936 तक चला था। इसके टाइम पर वेलिंगटन के ही टाइम पर सेकंड और थर्ड गोल में सम्मेलन हुआ था। और लेकिन दोस्तों जब सेकंड गोल में सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर महात्मा गांधी जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वो जो दोस्तों वो पंचांग एक होता है, पंचांग की घोषणा करता है, उसको सुनकर महात्मा गांधी यहाँ से भाग आते हैं। और थर्ड गोल में सम्मेलन में फिर से महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और बात करते हैं इन गोलमेज सम्मेलन थे जो यहाँ पर भाग लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिया था वो आपका भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि दलितों की तरफ से थे। भीमराव अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वेलिंगटन के टाइम पर भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया था। जब दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब जब दलितों को एक अलग पृथक क्षेत्र करने की जब मांग उठी थी, तो उसके बाद जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी आपस में मिलते हैं एक यरवदा जेल में दोस्तों, जो कि पूना पैक्ट यहाँ पर पूना पैक्ट कहते हैं, यानी कि इसकी पूना पैक्ट की संधि होती है 1932 में। और यहाँ पर दोस्तों गांधी जी मना करते हैं कि आपको ये अलग क्षेत्र नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर गांधी जी इनको आरक्षण देते हैं कि आप अपने संसद में, यानी कि आप अपनी सीटों को इंक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से ये पूना पैक्ट यहाँ पर समाप्त हुआ था इन दोनों के बीच में। आपको यह पॉइंट याद रखना है कि पूना पैक्ट जो था 1932 में हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वायसराय आया था लिलिथो, जो कि 1936 से लेकर 1943 तक इसका शासन रहा था। इसी के टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, और क्रिप्स मिशन भी जो कि 1942 में आया था। और इसी के टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी दोस्तों, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, आईसीएस की। और उस टाइम की ये परीक्षा बहुत ही कठिन थी। आज के टाइम पर आप कह सकते हो आईपीएस यूपीएससी जो आईएएस यूपी आईपीएस बनते हैं वो ही परीक्षा थी। और इसके बाद दोस्तों जब यह कांग्रेस के 1 साल अध्यक्ष रहते हैं, फिर यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी होते हैं वो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं कि आपको कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से यह कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ देते हैं, और यह फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में इसकी स्थापना करते हैं। जो दोस्तों क्रिप्स मिशन था, यह क्रिप्स मिशन तो इसलिए आया गया था कि इसने जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1939 में, तो ये भारतीयों को अपनी तरफ को मिलाने के लिए आया था कि आप हमारे साथ रहिए, और यानी कि भारतीयों का सहयोग लेने के लिए आया था। तो लेकिन यहाँ पर भारतीय समझ गए इसकी भारतीय ज़्यादातर इसकी सहायता नहीं करते हैं, तो इसीलिए क्रिप्स मिशन भारतीयों की सहायता लेने के लिए आया था सेकंड वर्ल्ड वार में। जब नेक्स्ट बात करते हैं, जो वायसराय आया था बेवेल, जो कि 1943 से लेकर 1947, इसके टाइम पर शिमला समझौता 1946 में होता है। नेक्स्ट माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्रता के समय पर पहला वायसराय था। स्वतंत्रता के समय पहला अंग्रेज वायसराय वो माउंटबेटन था। इसके बाद दोस्तों हमने जो भी जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजों के बीच में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में आज जाना है। इसके बाद दोस्तों हम जो पढ़ते हैं 1857 का जो महासंग्राम हुआ था, इसको हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसके भी कई सारे कारण थे।
इसके जो भी कारण थे, कुछ आर्थिक भी कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे। इस तरीके से इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी एक्चुअली में दोस्तों, यह है इसमें जो राजा लड़ाई कर रहे थे वो अपनी चीजों को बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे, या कि उनका शासन बचा रहे। क्योंकि जो भी शासन बचा रहे, इसलिए वो शासन कर सके। इसलिए वो जो इसमें जो राजा थे वो देश को बचाने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। 1857 की जो क्रांति थी, इसमें सिर्फ जो राजा थे वो अपना शासन बचाने के लिए ही युद्ध कर रहे थे। इसलिए इसको सबसे पहले 1857 का जो महासंग्राम था, तो इसको प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। और 1857 की क्रांति को क्रांति एक षड्यंत्र थी, वो जेम्स आउटरम टेलर ने कहा है। और सत और इसमें कहा गया कि जो सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो भी एक मेन कारण इसका बना था। और इसमें अगर हम धार्मिक कारणों की बात करते हैं, तो धार्मिक कारण क्या क्या थे। जब वो डलहौजी के टाइम पर एक हिंदू विधवा विवाह का जो अधिनियम का जब ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और कैनिंग के टाइम पर वो लागू कर दिया गया था। एक हिंदू विधवा विवाह अधिनियम जो कैनिंग के टाइम पर लागू किया, ये भी कारण था। जो कि दोस्तों हिंदू में नहीं लोग चाहते थे उस टाइम पर कि जब हिंदू की जो, यानी कि जब किसी का पति मर जाता है तो उसको शादी करने के लिए लोग इसको पवित्र नहीं समझते थे। इस इसीलिए ये एक धार्मिक कारण बना था 1857 की क्रांति में। और आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक कारण में दोस्तों, ये अपने लोग यहाँ पर आर्थिक कारण में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज यहाँ पर बहुत सारा जो धन था, यानी कि बहुत धन तो लूटा ही गया था। धीरे धीरे पूरा इंडिया को, भारत को खोखला ही कर दे रहे थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने भी कहा था कि अंग्रेज अंग्रेज ना भारत को लूट रहे हैं। अंग्रेज हैं वो भारत को लूट रहे हैं बहुत सारा। इसीलिए इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें सब चीज़ का वर्णन है। द पॉवर्टी एंड अनवेल्टिस रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनवेल्टिस रूल इन इंडिया, जिसका शीर्षक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इसका शीर्षक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया रखा था। और राजनीतिक कारण में जब बात करते हैं तो जो बेलेजली था, उसने सहायक संधियों के तहत कई राज्यों को हड़प लिया था। हैदराबाद को भी, अवध को भी मिला लिया था आपस में। इस सहायक संधियों के तहत इसने जो जितने भी राज्य मिलाए थे, एक वो राजनीतिक कारण था। राज हड़प नीति भी अपनाई गई थी। और जो दोस्तों राजा थे उनकी पेंशन भी रोक दी थी। एक जो थे कानपुर में रहते थे नाना साहेब, इनकी पेंशन रोक दी गई थी। एक राजनीतिक कारण यह भी बना। और सैन्य कारण की हम बात करते हैं तो पोस्टल सेवा पर टैक्स लगाया गया था। और समुद्र पार जाने की बात कही गई थी, यानी कि हिंदू परंपरा में दोस्तों समुद्र को पार करने की कोई बात करता है तो ये समझता है कि वो सबसे अपवित्र हो जाएगा। तो एक सैन्य कारण में एक समुद्र पार जाने की बात जो की गई थी, यह भी एक कारण बना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हिंदू धार्मिक कारण बने, आर्थिक कारण बने, राजनीतिक कारण और सैन्य कारण। ये कारण बने थे, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। और एक अफवाह यह भी चली थी दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद, यानी 100 वर्ष के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। यह भी खत्म हुआ नहीं था। तो एक ये अफवाह भी चली थी इस टाइम पर, इसके लिए भी यह युद्ध छिड़ा। और जो मेन तत्कालिक कारण जो बना था दोस्तों, एकदम तुरंत तुरंत होने वाला जो कारण क्या बना था, कि इस टाइम पर एक जो कारतूस बनते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मिलाकर ये बनाए जाते थे। इससे पहले एक जो राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल, जो और एक थी इनफील्ड राइफल। इससे पहले दोस्तों ब्राउन बेस राइफल यूज की जाती थी। और इनफील्ड राइफल में ये कारतूस सुअर और गाय की चर्बी के आपस में मिलकर बनते थे। और इसको जो लाया गया था 1856 में लाया गया था। इसमें जो गोली आती थी वो 7.62 mm की गोली आती थी। और पहला विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो 17वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल में थे दोस्तों इस टाइम पर। ये बैरकपुर छावनी बंगाल में थी और इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया 29 मार्च 1857 में। जो अंग्रेज हुआ करता था लेफ्टिनेंट बाग, उसने कहा इनसे कि दांत से मुंह से इस गोली को, इस कारतूस को खोलो। खोलने के बाद दोस्तों बंदूक में मिलाई जाती थी।
इस तरीके से ये इनफील्ड राइफल हुआ करती थी। तो इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया मंगल पांडे ने कि मैं ये बंदूक ये गोली नहीं खोलूंगा। इसी वजह से ये लेफ्टिनेंट वाघ को गोली मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद जो 1857 का जो संग्राम प्रारंभ हुआ था वो 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था। और इसका श्रेय जो था दोस्तों वो धन सिंह गुर्जर, ये जो कि उस टाइम पर कोतवाल थे, इसका श्रेय यहाँ पे जाता है। इन्होंने आसपास के जो भी लोग थे उनको एक बोला, इकट्ठा किया सबको कि आप सब इकट्ठे हो और इन ये जो अंग्रेज हैं इनका विद्रोह करते हैं और दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में जो राजा हैं वो बहादुर शाह जफर हैं, वो हमारी मदद करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी अपनी सेना यानी पूरे आसपास के लोगों को लेकर दिल्ली के पास गए। और बीच में दोस्तों भागवत पड़ता है, यहाँ से बाबा साहब जाट जो थे यह भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये दोस्तों ये जनता जो 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, इस द्वितीय को बहादुर शाह जफर द्वितीय को एक सम्राट घोषित कर देते हैं। लेकिन बहादुर शाह की तरफ से जो वास्तविक नेतृत्व करने वाला था वो बख्त खां था। और बख्त खां को इसका नेतृत्व का पूरा इंचार्ज संभालते हैं। और जो भी ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इस विद्रोह का जो दमन किया था वो निकोलसन और हडसन ने किया था, जिसमें ये बख्त खां मारा गया था दोस्तों। और यहीं पर जब ये बख्त खां जब मारा जाता है तो हुमायूं जो ये बहादुर शाह जफर थे, तो ये हुमायूं के मकबरा में छिप जाते हैं अपने 100 सैनिकों को लेकर। और यहाँ पर हुमायूं को ये इसको बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ते हैं। और रंगून यानी कि बर्मा, जिसका नया नाम है म्यांमार, और रंगून में इसको भेज देते हैं। रंगून एक जगह है जो कि म्यांमार में पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर इसको भेज देते हैं और यहीं पर इस बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और इधर लखनऊ यानी कि जो अवध का क्षेत्र था, यहाँ से दोस्तों बेगम हजरत महल विद्रोह चला रही थी। और जिनका एक बेटा था बिरजिस कादिर, जो कि एक छोटा था उस टाइम पर। और इनके जो पति थे वो बाजिद अली शाह थे। जब बाजिद अली शाह की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इनका इनका पुत्र मेन इसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो वो छोटा था, इसलिए उनकी माँ इसका संरक्षण कर रही थी, जो कि मैकपरी से नाम से इसका संरक्षण कर रही थी। और इसका जो दमन किया था वो दोस्तों कंपवेल ने विद्रोह ये दमन किया था। कंपवेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। जो नेक्स्ट जगह थी झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी। और इस विद्रोह को ह्यूरोज ने दमन किया। और यहाँ पर दोस्तों ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भारत के इतिहास में एक महिला मर्दों से भी बेहतर लड़ी थी। भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में एक महिला मर्दों से भी बेहतर लड़ी थी। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। अगर इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम की बात करते हैं तो इनका मनु था, जिन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था और छबीली बाई के नाम से भी जाना जाता था। इनकी जो समाधि है दोस्तों वो फूलबाग ग्वालियर में स्थित है। और इनके जो दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र का मतलब होता है दोस्तों जो गोद गोद लिया गया बालक हो, उनका नाम दामोदर राव था दत्तक पुत्र का नाम। और इनके पति का नाम गंगाधर राव था। जब नेक्स्ट जो कानपुर से जो विद्रोह कर रहे थे वो नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए दोस्तों विद्रोह कर रहे थे, नाना साहेब और तांत्या टोपे। और बिहार से जो विद्रोह चला रहे थे वो कुंवर सिंह चला रहे थे, ये जमींदार थे जो कि जगदीशपुर आरा आरा से अपना नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वो मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, जिन पर दोस्तों 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। और इन्हें डंका के नाम से प्रसिद्ध थे। ये जब 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 चलते थे ये दोस्तों ढोल मजीरा बजवा के अपने सामने ढोल मजवा बजवाते थे, इसीलिए डंका सा इनको कहा जाता था। और इलाहाबाद से जो विद्रोह कर रहे थे वो लियाकत अली कर रहे थे। और असम से मनीराम और बरेली से खान बहादुर खां कर रहे थे। दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी, इसके समय जो पासवर्ड यानी कोड जो था यानी प्रतीक था वो रोटी और कमल था। इस टाइम पर गवर्नर जो था वो कैनिंग था। और ब्रिटिश का जो पीएम था वो पार्मस्टन था।
और इसी विद्रोह के टाइम दोस्तों जो गुमनाम नायक थे, एक नायक जिनका नाम अली मुल्ला खां था, अली मुल्ला खां था, और जिन्होंने एक गीत लिखा, हम है मालिक इनके, और ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों 1857 की क्रांति को, नीचे जो पॉइंट है, ये 1857 की जो क्रांति थी, इसको सजीव सजीव जो वर्णन किया था, इसका सजीव वर्णन जो किया था वो माइकल इसेन ने किया था। माइकल इसेन ने दोस्तों 1857 का सजीव वर्णन किया था। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों इसके टाइम पर जो शायर थे वो मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब दोस्तों बहादुर शाह जफर के यहाँ पर रहा करते थे। उसके समकालीन कवि थे, शायर थे मिर्जा गालिब। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। और व्हाट्सएप जो भी आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।